नमस्ते दोस्तों। जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट जो आपके घर की पढ़ाई आपके घर पे आके करती है, उसकी ओर से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय का व्याकरण देखेंगे और जिसके अंदर हम देखेंगे अव्यय और अव्यय के भेद। बहुत ही ईजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं अव्यय और अव्यय के भेद। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा घरचा अभ्यास घरपोच करून घेणारी महाराष्ट्रातील एकमेव इन्स्टिट्यूट म्हणजे जीनियस लर्निंग इन्स्टिट्यूट। लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा आपल्या मुलांचा अभ्यास अगदी शास्त्रीय पद्धतीने घरपोच करून घ्या। शाळा व क्लास कोणताही, पण घरचा अभ्यास जीनियस संगे। विनामूल्य घरपोच माहिती करता संपर्क 9881215711 9881215712। स्वयं अध्ययनाचे हवे धडे तर या जीनियस कडे। जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट अमरावती। तो दोस्तों, शुरू में हम देखेंगे अव्यय। पहले तो ये हमें जानना होगा अव्यय यानी क्या होता है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट को बताया है और हमारे स्टूडेंट को भी मैं बार बार बताता हूँ कि अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, तो हम आधा क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अव्यय, इसका मतलब है जिसका व्यय नहीं होता, यानी जिसमें बदल नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसको अव्यय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, यह लड़की अच्छी नहीं है। दोस्तों, ये एक वाक्य हुआ है। अभी हम दूसरा वाक्य लिखेंगे। ये लड़कियां अच्छी नहीं है। इस दो वाक्य में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो नहीं आया है, इसके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत सारे शब्द के अंदर परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस शब्द के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस शब्द के अंदर परिवर्तन नहीं होता उसको अव्यय कहा जाता है। जैसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें आए हुए वचन व लिंग, उसके बाद कारक के अनुसार उसमें बदल होता है, इसीलिए उसको विकारी शब्द भी कहा जाता है। और जिस शब्द के अंदर बदल नहीं होता उसको अविकारी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कि अव्यय यानी क्या होता है। जिसका व्यय नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसको अव्यय कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अव्यय का भेद। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर अगर हम जानेंगे तो हिंदी के अंदर अव्यय के 4 भेद माने गए हैं। तो वो कौन से भेद है हम देखेंगे। पहला जिसका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा माना गया है दोस्तों समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा माना गया है दोस्तों संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। और चौथा माना गया है दोस्तों इसके अंदर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। हिंदी के अंदर ऐसे अव्यय के 4 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है दोस्तों वो है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। व्याकरण वो कौन सा भी हो, एक सरीका ही होता है दोस्तों। खाली उसके अंदर जो नाम के हैं थोड़े वेरिफिकेशंस होते हैं, थोड़ा बदलाव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, मैंने जब मराठी का वीडियो बनाया था तो मैंने सब बच्चों को ये बताया था कि दोस्तों, अगर आप मराठी का व्याकरण अगर अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, तो बाकी सब्जेक्ट का जो व्याकरण है वो जानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 4 भेद है, इसका हम डिटेलली अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो दोस्तों, पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्या होता है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि क्रिया यानी क्या होता है। क्रिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलना, पढ़ना, रोना, उठना, बैठना, लिखना, तैरना, ये सब क्रिया है दोस्तों। और क्रिया के बारे में जो ज़्यादा जानकारी देती है, ज़्यादा बताती है या विशेषताएं बताती है, उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वह धीरे धीरे चल पड़ा। अभी इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि चलना ये क्रिया है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी कौन बता रहा है? धीरे धीरे। ये धीरे धीरे चलने के बारे में ज्यादा विशेष जानकारी बता रहा है, तो ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। दूसरा एक एग्जांपल हम लेंगे, आज राम बहुत सोया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सोना ये क्या है? सोना या सोया यह है क्रिया, और उसके बारे में ज्यादा जानकारी कौन सा वर्ड दे रहा है? बहुत। बहुत ये जो शब्द है ये सोया के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो इसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। यानी क्रिया के बारे में जो ज्यादा जानकारी देता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। बहुत ही इजी है दोस्तों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर यही चीज हम मराठी के अंदर जानेंगे तो आपको मराठी का भी व्याकरण, हिंदी का भी व्याकरण, इंग्लिश का भी व्याकरण जानने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। दूसरा हम अव्यय का भेद जानेंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा जिसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। देखो दोस्तों, अभी समुच्चय बोधक अव्यय यानी क्या होता है? जो एक शब्द से दूसरे शब्द या एक शब्द समूह से दूसरे शब्द समूह या एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जो जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, समुच्चय बोधक यानी समुच्चय को जोड़ता है, वो शब्द का हो या वाक्य का हो, उस समुच्चय को जो जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और मराठी में इसको क्या कहते हैं? मराठी में इसको उभयान्वयी अव्यय कहते हैं, उभयान्वयी कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर इसको कंजक्शन कहते हैं, कि जो जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है, दो शब्द को जोड़ता है, उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल, वह तो सेठ और सेठानी का विश्वास था। अभी देखो दोस्तों, इस वाक्य के अंदर हम एक देखेंगे कि ये जो दो वाक्य है यहाँ पे देखो, और इस कंजक्शन ने यानी और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने ये जुड़े हुए हैं। तो दो वाक्य, दो शब्द जैसे जोड़े जाते हैं उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। जैसे दूसरा एक हम एग्जांपल लेंगे, राम और सीता वन में चले गए। दोस्तों, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि और राम और सीता ये दो शब्द को एक समुच्चय बोधक अव्यय ने क्या है? जोड़ा हुआ है। तो जो दो वाक्य को, दो शब्दों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे अव्यय का भेद। तीसरा अव्यय का भेद देखेंगे दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बहुत ही इजी है। संबंध बोधक अव्यय यानी क्या होता है? जो नाम और सर्वनाम के बाद आता है और उस नाम और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नाता जोड़ता है, उसको संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके बाद में और इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही इजी है। संबंध बोधक अव्यय कैसे फाइंड करना आप इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है संबंध बोधक अव्यय यानी जो नाम और सर्वनाम के बाद आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो नाम और सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्द के साथ मैच करता है, जोड़ता भी है। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल, ओ नदी के पार, नदी के पार गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक देखेंगे कि के पार ये संबंध बोधक अव्यय है। के पार, नदी ये जो है तो ये क्या है? सर्वनाम। इस सर्वनाम के बाद ये आता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो आता है और वाक्य के साथ नाता भी जोड़ता है, के पार। उसके बाद
दूसरा हम देखेंगे वह आकाश की ओर चल पड़ा। दोस्तों इस दूसरे वाक्य में हम देखेंगे की और ये जो है ये संबंधबोधक अव्यय है। जो आकाश इस क्या है संज्ञा के बाद आया है। तो यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है, ध्यान देना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है। और दूसरी एक चीज इसमें ट्रिक क्या है, देखो कि के पार, के लिए, के बाजू में, की और ऐसे जो आते हैं के पार, के लिए, के बाजू में, वही दोस्तों संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो दोस्तों इसके बाद हम चौथा और आखिरी का देखेंगे, चौथा जिसका नाम है विस्मयादिबोधक अव्यय। दोस्तों विस्मयादिबोधक अव्यय यानी क्या होता है कि जो बोलने वाले के भाव को प्रकट करता है, आनंद, दुख, घृणा, ये जो है उसके भाव को प्रकट करता है, तो उसको विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। मराठी में इसको केवल वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। और दूसरी एक चीज कि हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय यानी जिसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आए यानी उद्गारवाचक चिन्ह आए, उद्गारवाचक साइन आए हैं, उसको हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत इजी है दोस्तों, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अरे रे बहुत ही बुरा हुआ। अभी दोस्तों इसके अंदर देखो, अरे रे ये जो है तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय है, यानी जो बोलने वाले के भाव को, घृणा को, तिरस्कार को, ओके, उसके जो अंदर का भाव है उसको प्रकट कर रहा है। और दूसरी एक चीज ऐसे कि इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, उद्गारवाचक चिन्ह आता है, उसको विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे हम, छी, कितना गंदा खाना। अभी इसके अंदर ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स छी के अंदर आया है तो उसको विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं दोस्तों, यानी जो बोलने वाले के भाव को प्रकट करता है, वो गुना हो, आनंद हो, उसके बाद तिरस्कार हो, उसको प्रकट करता है। बहुत ही इजी है दोस्तों हिंदी का व्याकरण, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो दोस्तों आज हमने हिंदी के अंदर अव्यय और अव्यय के भेद देखे। तो अव्यय यानी जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसके अंदर बदल नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। और भेद जो है हिंदी के अंदर जो अव्यय के भेद है वो 4 माने गए हैं, जिसके अंदर हमने देखे हैं क्रिया विशेषण अव्यय, आपको पता है जो क्रिया के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी देता है। उसके बाद हमने देखे हैं वो है संबंध सूचक अव्यय, उसके बाद हमने देखा है समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके बाद हमने विस्मयादिबोधक अव्यय। ऐसे हिंदी के अंदर 4 अव्यय के भेद हमने देखे हैं। बहुत ही ईजी है ये वीडियो दोस्तों, एक बार 2 बार अच्छी तरीके से देखो, इसके अंदर इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगी जिसके आंसर आपको वहीं पे देने हैं और आपका रिजल्ट वहीं पे आपको पता चलेगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे रहो, खुश रहो और दोस्तों पढ़ते रहो। मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादातर ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजो, अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, घर पे रहो, घर पे रहने का संकल्प धरिए और घर की पढ़ाई घर में ही करिए। थैंक यू।